नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता। आइए आज एक नई वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ और आज का हमारा पाठ्य सामग्री है वर्णमाला। तो आइए चलते हैं वर्णमाला की ओर। देखिए, हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों का बड़ा विवाद है। तो आप सर्वप्रथम हम स्वर को पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे स्वर, कई लोग स्वर को 13 मानते हैं, कई 11 मानते हैं, कई 10 मानते हैं। तो आप जानिए स्वर हैं कितने। तो एनसीईआरटी की बुक में भी जब आप देखेंगे तो आपको वहां पे भी स्वर 11 ही मिलेंगे। और कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आप एकदम निश्चित होके 11 ही टिक करिए, क्योंकि 13 अगर आप टिक करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और एनसीईआरटी की बुक में 11 ही स्वर दिए गए हैं। और कोई भी परीक्षा का जो क्वेश्चन जब विवादित होता है तो एनसीईआरटी की बुक में ही उसको, जो एनसीईआरटी की बुक में दिया रहता है, वही सही माना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप स्वर कितने होते हैं सही जानिए। तो हमारे स्वर कितने हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11। जैसे अ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, छोटी ए बड़ी आई, छोटा ओ और बड़ा औ। हमारे स्वर कितने हुए? अगर आप इनको गिनेंगे तो हमारे स्वर 11 हुए और यही सही है। तो हम देखते हैं कि अगर आप छोटे अंक और बड़े अंक को गिनते हैं तो वहां पे स्वर कितने हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। लेकिन ये स्वर नहीं है, ये दोनों वर्ण है, वो स्वर नहीं है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इनको अपनी स्वर में नहीं गिनना है और इनको अयोगवाह, जो हमारा वर्ण विभाजन है उसमें इनको अयोगवाह जाना जाता है और ना ही स्वर होता है। और उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह के स्थान पर रखते हैं। और ये स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आता है। तो व्यंजन से पहले आता है तो हम इनको स्वर समझ लेते हैं, लेकिन ये हमारे स्वर नहीं है, ये अयोगवाह ही है। चलिए आगे पढ़ेंगे। तो हमारे व्यंजन कितने हैं? 33। इनमें से हमारा जो काशी लेकर मात्रक व्यंजन है वो उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन। ठीक, तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25 हो गए। जब इस पर अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जैसे उन्होंने का लिख दिया, या लिख दिया, स लिख दिया, अब इसमें से पूछा कि स्पर्श व्यंजन क्या है, तो आप सोचेंगे हमने तो सब व्यंजन पढ़े हैं, अब ये स्पर्श अंतस्थ की क्या बीमारी। लेकिन ये अगर आप हमारी ये कक्षा में भाग ले रहे हैं तो आप समझेंगे कि स्पर्श व्यंजन का है और आप एकदम से सही होंगे। तो हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25 हैं। उसके बाद 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, उसके बाद 4 हमारे ओष्ठ व्यंजन। ऐसे हमारे व्यंजन होते हैं 33। तो स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। इसके बाद आप सोच रहे होंगे फिर ये छत्र ज्ञत्र है क्या? तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों में और भी व्यंजन जुड़े हुए हैं, तब जाके ये व्यंजन है। तो जैसे आशा करती हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हमारे सही स्वर 11 हैं और 33 व्यंजन है। आइए तो आगे हम पढ़ते हैं अयोगवाह। अभी हमने बात की थी अयोगवाह की, ठीक है, तो हम विस्तृत रूप में पढ़ लेते हैं अयोगवाह। अयोगवाह वह है जो वर्ण ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, उसको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, आप जान लीजिए कि छोटे अंग और बड़े अंग ये स्वर नहीं है, ये क्या है? अयोगवाह है। ठीक, तो इनका स्थान कहाँ आता है? इनका स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आता है। इनका स्थान तो यही है, लेकिन ये स्वर नहीं है और ना ही व्यंजन है। और इनका हम प्रयोग भी करते हैं अपनी लिखित भाषा में, इनका हम भली बात प्रयोग करते हैं।
लेकिन अयोगवाह के रूप में ही करते हैं। जैसे अ जो छोटी अंग है उसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। व्याकरण की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इसका जो चिन्ह है वो आप लोग देख रहे होंगे। और इसका ध्वनि का उच्चारण हम नाक से करते हैं। जैसे अगर हमको कंस, हंस, गंगा, संगीत, पंख आदि, आप खुद बोल के देखिए, आपको खुद लगेगा कि इस छोटी अंग का प्रयोग हम इसलिए करते हैं, इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? नाक से करते हैं, नासिका से करते हैं। और फिर आपको लगेगा कि हाँ ये सही है। और उसके बाद हमारा आता है अयोगवाह। इसको हम विसर्ग कहते हैं। आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो विसर्ग भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके चिन्ह का है क्या है? विसर्ग, जिसको हम दो बिंदुओं के रूप में चिन्ह या जो अ है उसके चिन्ह दो बिंदु हैं और उसका उच्चारण हम हल्का जैसे अह यानी कि हल्का झटका देकर उसका उच्चारण करते हैं, जैसे धु, नमः, प्रातः आदि। और इसको हम क्या कहते हैं? विसर्ग। इनको हम कैसे पहचानेंगे? ये क्या है? विसर्ग है और ये अनुस्वार है। और जो चंद्र बिंदु का जो चंद्र बिंदु है वो क्या है? अनुनासिक है, ठीक है। इसकी ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो हम अपनी मुख और नासिका दोनों से मिलाकर करते हैं। हमारी वर्णमाला के जितने भी वर्ण हैं उनका हमारे मुख में उच्चारण स्थान भी निर्धारित है। इसी तरह से इसका उच्चारण, इसको हम अनुस्वार कहते हैं, इसको हम विसर्ग कहते हैं और इसको हम अनुनासिक कहते हैं। और ये कहाँ से बोले जाते हैं? और स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन का क्या उच्चारण स्थान, ये हम अपनी अगली क्लास में बताएं, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन हमने कितने माने हैं? 4 माने हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है 6। संयुक्त व्यंजन 4 है, छ, त्र, ज्ञ और श, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। जैसे तो इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन, क्योंकि जब दो व्यंजन जुड़े तो उन्हें संयुक्त कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी है? जैसे अभी मैंने पहले बता दिया, छ, त्र, ज्ञ और श, ठीक है। तो दो व्यंजनों के मेल से, तो संयुक्त व्यंजन कितने व्यंजनों के मेल से बनते हैं? 2 व्यंजनों। जैसे हमारा छ, तो ये कितने व्यंजनों के मेल से बना है? क और श। इसमें का क्या होगा? हलंत होगा। हलंत का जैसे क में कोई भी स्वर शामिल नहीं है। ये क्या? ये शुद्ध व्यंजन है। अगर इसका हम हलंत हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे तो इसमें हमारा क्या शामिल हो जाएगा? अ। और ये तो यहाँ पे हम इसका ध्यान रखेंगे का में हलंत है कि नहीं। अगर का में हलंत है तो हम मानेंगे कि ये अच्छा हमारे 2 शुद्ध वर्णों से बना है, ठीक है। तो इसके उदाहरण भी है, जैसे छत्री, छत्रक, क्षमा, कक्षा। आगे आइए, दूसरा हमारा है त्र। त्र भी ता और र से मिलकर बना है और इससे मिलकर बनने वाले शब्द है त्रिभुज, त्रिलोक, त्रिकोण, त्रिनेत्र। और तीसरा है ज्ञ। तो ज्ञ हमारे ज और य से मिलकर, किससे मिलकर बना है? ज और य से। और इससे भी मिलकर बनने वाले शब्द क्या है? यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानेश्वर, श्र। उसके बाद है श्र। तो श्र भी 2 वर्णों से मिलकर बना है, श और र, ठीक है। इसके भी उदाहरण आप देख लीजिए, श्रम, श्रमिक और श्रम, ठीक है। तो हमारे 4 संयुक्त व्यंजन है। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि जैसे छ कितने वर्णों से मिलकर बना है। और अगर आप इस क्लास को पढ़ रहे हैं तो आप निश्चित ही समझेंगे कि छ का और श से मिलकर बनता है, त्र ता और र से मिलकर बनता है, ज्ञ ज और य से मिलकर बनता है, श और र से। अब बात आती है उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। जो हिंदी भाषा में ड, व और ल एवं
ठ वर्णों का भी समावेश किया गया है। यानी कि ये हमारी वर्णमाला में क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन है। जैसे अगर हमको पढ़ाई शब्द लिखना है तो उसमें हमारा उच्छिष्ट व्यंजन, हिंदी भाषा में इन दो वर्णों का भी समावेश किया गया है। ये हिंदी वर्णमाला में है नहीं, लेकिन हिंदी भाषा में इनको अपनी सुविधा के लिए अलग से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको पढ़ाई शब्द लिखना है तो पढ़ाई में जो ढ बना है वो क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन है। और ऐसे ही कढ़ाई शब्द है तो कढ़ाई में जो ढ है वो क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन। इसको भी पूछ लेते हैं कि ये जो पढ़ाई में ढ बना है वो क्या स्पर्श व्यंजन है या उच्छिष्ट व्यंजन। तो आप उच्छिष्ट व्यंजन ही जानिए और